यहाँ पे कुछ टेम्परेचर कंप्रेस होने के बाद बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरकूलिंग करेंगे। इंटरकूलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इंटरकूलिंग करने से वर्क रिक्वायरमेंट फॉर कंप्रेसर मेरा डिक्रीज कर जाएगा। जो हम हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि कंप्रेसर के केस में जितना कम वर्क हमको देना पड़े। बात समझ में आ रही है? हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब हम जहां से हमको वर्क डन मिलता है तो हम एक कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा मैक्सिमम वर्क डन मिले, और जहां पे हमको वर्क डन देना पड़ता है हम कोशिश करते हैं कि जितना कम वर्क डन देना पड़े। बात समझ में आ रही है ना? इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि यहाँ पे इंटरकूल होगा, इंटरकूल होने के बाद फिर कंप्रेसर 2 में आएगा, जिसको हम लोग हाई प्रेशर कंप्रेसर भी बोलते हैं, और फिर यहाँ फिर से कंप्रेस होगा और फाइनली आपका 2' पे निकलेगा और जाके रिसीवर में क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हाई प्रेशर पे यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा पीवी डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो हम करेंगे वो कौन सा करेंगे, कंप्रेशन प्रोसेस करते हैं ना। सबसे पहले कंप्रेशन 1 to 2। तो सपोज है कि ए जो है आपका 1 to 2 1 है ना। यहाँ पे देखो ध्यान दो, पहला में जो हम कंप्रेस कर रहे हैं तो 1 से 1' तक कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम जब सिंगल में बात करते थे 1 से 2 तक करते थे, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, तो 1 पे इन कर रहा है पहला कंप्रेसर में, और 1' पे वो क्या कर रहा है, पहला कंप्रेसर से आउट कर रहा है। तो पहला जो कंप्रेशन हुआ कहाँ से कहाँ, 1 से 1'। तो ये मेरा 1 हो गया एंड दिस इज कितना, 1' हो गया। क्लियर है ना? तो पहला में कंप्रेशन हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, तो इंटरकूल करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम आप क्या करेंगे, इंटरकूल करेंगे। एक चीज ध्यान रहे कि इंटरकूलिंग जो हम लोग करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो फिर यहाँ पे कंप्रेस जो किए थे वो तो मेरा बेकार हो गया, है ना। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे ही हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटरकूल करते हैं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरकूल करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है मेरा इंटरकूलिंग हो गया। तो 1 to 2 कंप्रेसर, उसके बाद इंटरकूलिंग, क्लियर है। और इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, तो 2 में आ जाएगा, इंटरकूल करने के बाद कंप्रेसर 2 में आ जाएगा। इंटरकूलिंग होने के बाद कंप्रेसर 2 में आ गया। अब कंप्रेसर 2 क्या करेगा, फिर से उसको कंप्रेस करेगा, तो ये फिर से कंप्रेस करेगा, ठीक है ना। तो ये फिर से जो है आपका कंप्रेशन प्रोसेस होगा, फिर से आपका कंप्रेशन हो गया, क्लियर है। अब क्या होगा, तो अभी क्या हो जाएगा, आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम अभी हम ले रहे हैं। आप क्लियरेंस वॉल्यूम के फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्लियर है ना। तो आप पूरा यहाँ तक नहीं लाएंगे, क्लियर। तो इस तरह से है। अब ये आपका डिस्चार्ज हो गया हेयर टू हेयर, है ना। और ए पॉइंट कौन सा हो गया, तो यहाँ 1' हो गया। 1' के बाद आपका 2 है, तो ए पॉइंट आपका 2 हो जाएगा, और 2 के बाद फिर कौन हो जाएगा, आपका 2' हो जाएगा। तो ए पॉइंट जो है आपका 2' हो जाएगा, क्लियर है ना। फिर यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि ए आपका यहाँ से सक्शन होगा, ठीक है ना। तो ए आपका सक्शन होगा, तो ए आपका सक्शन हो गया, ठीक है। ए आपका कंप्रेशन, ए आपका इंटरकूलिंग, ए फिर से कंप्रेशन सेकेंड कंप्रेसर में, और फिर आपका क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे समझने की चीज है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम इंटरकूलिंग नहीं करते, हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं, ये जो बोल रहा है कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर में अगर आप इंटरकूलिंग करते हैं तो आपका जो कंप्रेसर वर्क रिक्वायर्ड होता है वो कम हो जाता है, क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको इंटरकूलिंग नहीं करते तो मेरा डायग्राम कैसा होता, आप समझिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने का पॉइंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको इंटरकूल नहीं करते तो ये आपका जो डायग्राम है कुछ इस तरह आता कि पहले आपका जो है कंप्रेशन होता 1 to 2, ये आपका जो है 1 to 1', है ना। फिर आपका क्या होता है ना 1 में, फिर कहाँ होता, तो एक कंप्रेशन कंटिन्यू होता 2 में, क्लियर है ना। ये आपका कंप्रेसर कंटिन्यू होता 2 में, और कहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, 1' के बाद 2, और ये फिर क्या होता, डिस्चार्ज होता, और यहाँ से फिर क्या होता, आपका सक्शन होता,
क्लियर है ना। तो अगर आप जो है ना, अगर आप इंटरकूलिंग नहीं करते, अगर ये आप इंटरकूलिंग नहीं करते, क्लियर है ना, तो आपका डायग्राम जो है कुछ इस तरह से जो है, इस तरह से आता, मतलब यहां से जो है ये आपका जो है फिर से क्या हो जाता, कंप्रेशन हो जाता। ध्यान दीजिए यहां पे, ठीक है, ठीक है, ये आपका पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 है, क्लियर है ना। अगर आप यहाँ पे ए इंटरकूलिंग नहीं करते तो क्या होता, ये आपका कंटिन्यू आता कुछ इस तरह से, ठीक है ना, और यहां तक कंटिन्यू आने के बाद ये फिर आपको इस तरह से डिस्चार्ज होता, क्लियर है, ये होता आपका, क्लियर। अब देखिए समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कोशिश कीजिए समझने का, है ना, कि अगर हम इंटरकूलिंग नहीं करते, पहले ये समझिए कि ये जो एरिया हमको मिलता है साइकिल का, वो हमको क्या देता है, वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेसर देता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है ना। मतलब ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतना वर्क रिक्वायर्ड ज्यादा होगा, है ना। तो अगर हम इसको इंटरकूलिंग नहीं करते तो मेरा ये पूरा कंप्लीट एरिया डिफाइंड होता और यही मेरा क्या होता, वर्क रिक्वायर्ड होता। बात समझ में आ रही है ना। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम यहां से यहां इंटरकूलिंग नहीं करते, ठीक है ना, तो एक कंप्रेशन मेरा यहां तक होता और ये पूरा एरिया जो है मेरा क्या कहलाता, वर्क रिक्वायर्ड कहलाता, क्लियर है ना। लेकिन जब हम इंटरकूलिंग कर दिए तो हमको क्या हुआ, तो ए वाला एरिया हम नहीं कंसीडर करेंगे। अभी जो मेरा डायग्राम बन रहा है वो 1 से लेके 1 डैश, फिर 2 डैश, फिर हेयर, फिर एयर, फिर एयर, है ना। मतलब एक क्लोज एरिया हमको बन रहा है जिसमें ए वाला पार्ट कंसीडर नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इतना एरिया जो है हमको कम डिफाइन हो रहा है यहाँ पे। मतलब क्या कि इतना एरिया का जो वर्क डन है वो कम रिक्वायर्ड होगा कंप्रेसर के लिए। ये चीज हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि पीवी डायग्राम पे जो एरिया रिक्वायर्ड होता है साइकिल का वो वर्क डन के बराबर होता है। मतलब जितना ज्यादा एरिया होता उतना ज्यादा वर्क रिक्वायर्ड होता है ना। तो अगर हम इंटरकूलिंग नहीं करते तो ये पूरा एरिया मेरा डिफाइन होता, जैसे यहाँ पे आप देखो पूरा डिफाइन हो रहा है, तो ये पूरा एरिया मेरा डिफाइन होता और ये पूरा एरिया मेरा क्या कहलाता, वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेसर कहलाता। लेकिन जब हम इंटरकूलिंग कर दिए तो दिस पार्ट ऑफ एरिया जो है वो डिक्रीज कर गया। अब मेरा इतना पार्ट कंसीडर नहीं हो रहा है। मतलब इतना जो वर्क अमाउंट हमको देगा, ये जो पार्ट ऑफ एरिया हमको वर्क अमाउंट देगा उतना वर्क रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा फॉर द कंप्रेसर। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि ये इतना वर्क जो है, ये जो मेरा एरिया डिफाइंड हो रहा है, हम आपको ब्लैक से कर देते हैं हैचिंग, है ना। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो मेरा एरिया डिफाइंड हो रहा है ना, दिस एरिया ऑफ वर्क डन इज से ड्यू टू इंटरकूलिंग। बात समझ में आ रही है ना। तो हम बोल सकते हैं इसको, हाँ इसको हम बोल सकते हैं इंटरकूलर वर्क, है ना। एक किसके कारण सेव हो रहा है, इंटरकूलिंग के कारण हो रहा है। अगर हम इंटरकूलिंग नहीं करते तो ये एरिया जो है वो भी मेरा, है ना, इसी में कंसीडर होता और इतना वर्क रिक्वायरमेंट हमको क्या होता, देना होता। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब है कि हमको इंटरकूलिंग करने से क्या हुआ, तो इतना जो एरिया है इस एरिया के इक्वल जो वर्क रिक्वायर्ड होगा वो हमको क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये मेरा बेनिफिट हुआ इंटरकूल करने से और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरकूलर वर्क बोलते हैं कि इंटरकूल करने से इतना वर्क हमको क्या हो गया, सेव हो गया। क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो कहने का मतलब है कि आपका जो पॉइंट्स डिफाइंड हो रहा है ना, वो कुछ ऐसे देख लें कि ये आपका सेक्शन है, ये आपका जो डायग्राम है ये क्या होगा, तो पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन पीवी पे पावर एन, ये भी आपका क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक होगा। क्लियर है ना। ठीक है, आप देखो समझो, यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज और समझने की चीज है ना, कि जो आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, हम आपको बताए थे कि ये जो कंप्रेशन हम लोग 1 से 2 करवाते हैं, एक कंप्रेसर जो है
ए आपका पॉलीट्रॉपिक जनरली हम लोग लेते हैं। ए जो मेरा है ए आइसेंट्रोपिक भी हो सकता है, आइसेंट्रोपिक का मतलब समझ रहे हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ए जो कंप्रेशन है ए मेरा आइसोथर्मल भी हो सकता है, ए कैसा हो सकता है, आइसोथर्मल भी हो सकता है। क्लियर है ना। तो जो सबसे लेते हैं इसलिए नहीं लेते हैं कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन टेम्परेचर के कांस्टेंट रखना, आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन आइसोथर्मल प्रोसेस को डिफाइन करना मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर को रखना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग जनरली आइसोथर्मल की बात नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जनरली हम लोग क्या लेते हैं, तो हम लोग पीवी पे पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब पॉलीट्रॉपिक के फॉर्म में कंप्रेशन जनरली करवाते हैं। क्लियर है ना। लेकिन अगर आइसोथर्मल हम करवा दें तो उससे क्या होता है कि सबसे कम वर्क रिक्वायर्ड होता है कंप्रेसर के लिए। जैसे समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम यहां से आइसोथर्मल कराएं तो ये जो है ये वर्कडन, ये जो ग्राफ है कंप्रेशन का ये कुछ इस तरह से आएगा, ये आपका जो है कुछ इस तरह से आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे, ठीक है। ए यहां से जो है आपका इस तरह से आता है, ठीक है। ये जो डायग्राम डिफाइंड होता है दिस इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या, आइसोथर्मल, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल आपका डिफाइन होता है जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि आइसोथर्मल में अगर आप देखें तो कौन सा एरिया हो रहा है आपका, ए एरिया हो रहा है, ए एरिया आपका कंसीडर हो रहा है ना। तो ए एरिया और कम हो गया मतलब और कम वर्क रिक्वायरमेंट मेरा हो जाएगा अगर क्या हो जाए, आइसोथर्मल हो जाए। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो आइसोथर्मल है ये आइडियल कंडीशन में हम लोग स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और ड्यूरिंग द कंप्रेसर हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कांस्टेंट रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम लोग आइडियली बात करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है ना। तो ये मेरा जो है आइसोथर्मल प्रोसेस को डिफाइन कर रहा है। तो यहां से एक पॉइंट समझने की बात आपको और है, बस ये ध्यान में रखिएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हो जाता है तो उसमें हम लोग का वर्क रिक्वायरमेंट और कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका डिफाइन हो रहा है दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। तो इस तरह से आपका पीवी डायग्राम है। हम फिर से आपको डिस्कस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि इंटरकूलिंग के कारण हमको कितना वर्क का सेव हो रहा है। क्लियर है ना। और है ना, हमको इंटरकूलिंग प्रोसेस कैसे करवाएंगे तो हम आपको बता दिए कि इंटरकूलिंग जो हम लोग करवाते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे करवाते हैं, प्रेशर डिक्रीज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर कंप्रेशन करने का मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। तो दिस इज द पॉइंट फॉर द मल्टी स्टेज कंप्रेशन, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से डिफाइन हो गया, ठीक है। आप हम लोग इसके बाद देखते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं कि मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड फॉर प्रेशर रेशियो, कहने का मतलब ये हुआ कि मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड पे जो P2, कहने का मतलब P2 का मतलब इंटरमीडिएट प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PI भी बोलते हैं। PI का मतलब होता है इंटरमीडिएट प्रेशर, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये P2 के बराबर आपको दिख रहा होगा। क्लियर है ना। तो ये P2 के बराबर जो होता है ये इंटरमीडिएट होता है, कहने का मतलब पहला में कंप्रेशन हुआ, फिर एट कांस्टेंट प्रेशर पे इंटरकूलिंग करवाएं और फिर दूसरे कंप्रेसर में हुआ आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर जहाँ पे हम लोग इंटरकूलिंग करवाते हैं ये प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रेशर। क्लियर है ना। तो मिनिमम वर्क रिक्वायरमेंट के लिए जो इंटरमीडिएट प्रेशर होता है इसका एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। क्लियर है ना। तो वो हम आपको फिर देखते हैं इसके बाद, ठीक है ना। तो ये आपका हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद का टॉपिक। क्लियर, ओके।